हेलो एवरीवन। सो अभी हम मार्च मंथ का विजन करंट मंथली अफेयर्स मैगजीन देख रहे हैं, जिसमें कि वी ऑलरेडी हैव कवर्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब हम देखने वाले इंटरनेशनल रिलेशनशिप। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस बार। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड से। क्वाड के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा कि क्वाड जो है ये 4 कंट्रीज से रिलेटेड है। ठीक है। ज्यादा टाइम न लेते हुए बता दो 4 कंट्रीज का कौन सा समूह है। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 4 कंट्रीज, हेंस इट इज नेम्ड एज क्वाड। So the countries are US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। ओके। इसका मेन मिशन क्या है? टू काउंटर चाइनाज चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसे काउंटर करना। ओके। प्रीलिम्स में सा एक मार दे स्टेटमेंट सही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके और क्या क्या चीजें हैं। प्रमोट करना फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड हेल्दी इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है उस तरीके से हेल्दी हो, रेजिलियंट हो और आपका फ्री हो, ओपन हो। जब हम बात करते हैं, देखिए, ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक है। इधर जो अमेरिका रहता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके बीच में सब जो पूरा एरिया हो गया है ना, ये सब इंडो पैसिफिक में आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका है आपका, उधर साउथ है, तो इधर जो एरिया है आप इस साइड से भी देखेंगे तो भी आ जाएगा कि अर्थ क्या है, ओवरऑल राउंड है। सॉलिड तो हम स्फेरिकल बोलते हैं, अदरवाइज एक राउंड। ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, क्वाड क्या ये अभी अभी आया है 2017 या फिर 21 में? जी नहीं। क्वाड जो है आपका 2004, जो सुनामी जो आई थी, ठीक है, भारत में भी सुनामी आई थी, तो उस समय बोला गया बाकी देश का भी कि नहीं, इंडिया को जो ह्यूमिटेरियन और ये सब आसपास की भी जो कंट्री है, इधर हमें इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी सी बहुत है। ये पूरा अमेरिका अमेरिका हर जगह, तो हम सबको एक दूसरे की भी हेल्प करनी चाहिए। और इससे एक बाद में हमारा एक स्ट्रांग होल्ड भी हो जाएगा। और जिससे क्या होगा, इससे आपका बेसिकली चाइना चाइना हमेशा से दिमाग में था, उस समय भी राइजिंग पावर हो ही रहा था, तो ये यहाँ पे कंट्रोल कर सकेंगे। ओके। फिर 2007 में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ आपको ये पूरा, कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर है, उनने बोला कि ठीक है, इसका ना हम मीटिंग करते हैं, और एशियन रीजन जो है फोरम, ठीक है, तो यहाँ पे किया गया। बट इसके बाद जो है ना, ये नियरली डोरमेंट हो गया एक डिकेड तक। क्यों? अब 10 साल तक अब इस पे चर्चा ही नहीं है, मोर देन एक डिकेड का, 10 साल से ज्यादा इस पे नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना कोई चीज पसंद नहीं आई, तो जापान ने भी करना फिर छोड़ दिया। भाई ऐसा आपको लगा, क्यों डर गया? अब ह्यूमन कैपिटल सबसे ज्यादा कहाँ है? चाइना के पास। कोई भी चीज पे डिपेंडेंसी इंपोर्ट की किस पे है? चाइना पे। अब ना इंडिया थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया, या फिर वियतनाम है या बाकी कंट्रीज है, तो वहां से भी सप्लाई चेन वगैरह या फिर काम चल जाते हैं। और हमें वैसे ही पता है जापान से लेके ये सब क्या है, काफी ज्यादा एजिंग पॉपुलेशन है। तो बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण फिर ये हुआ। जब 2017 के आसपास जो है ये चीजें वापस थोड़ी सी सही हुई, फिर ये आपका वर्चुअल पोस्ट कोविड भी जो है, वर्चुअल लीडर्स वहां पे सबमिट हुआ। तो फिर बात की गई कि नहीं नहीं, क्वाड जो है चलते रहना चाहिए। तो फाइनली वो 22-23 से एक फोर्स के साथ आया, और 24 में कहा जा रहा है कि इंडिया जो है यहाँ पे होस्ट कर सकता है या करेगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 10-10 साल तक जो है ये एकदम डोरमेंट मोड में चला गया था। ओके। ठीक है। तो डोरमेंट वर्ड से चलिए ये बताइए, इंडिया में एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर है? ठीक है। तो डोरमेंट वोल्केनो हो जाता है या फिर एक्टिव वोल्केनो हो जाता है? अब जिसने, देखिए, मैं मान रहा हूँ कि आपको वर्ल्ड मैप पता होगा, तो अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो यहाँ पे आपका, मैं एक लोकेशन बता रहा हूँ, ये इंडिया हो गया। ये लोकेशन बता रहा हूँ मैं, चाइना हो गया। ये लोकेशन हो गया आपका एक तरीके से अमेरिका। और ये लोकेशन हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड भी जो ऐसा है कि क्वाड्रिलेटरल है। और इधर आपका चाइना है ना, जैसे इसके साइड में, तो चाइना को चारों तरफ से भी एक तरीके से घेर लिया। आप ये इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे समुद्री पूरा जो है रूट पे कब्जा, क्योंकि चाइना हर बार वो 9 डेज पॉलिसी और ये सब निकालता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बोलते हैं चाइना से अकेले तो फाइट कर नहीं सकते। अब अमेरिका भी सोचता है कि चलो हम भले इकोनॉमी में बराबर है, उनके पास कहाँ अभी 140 करोड़ लोग हैं, हम 40 करोड़ भी ढंग से नहीं।
तो कम से कम मिलजुल के थोड़ा बहुत। तो ये एक रीजन है कि आपको लगेगा कि अमेरिका क्या डरता है। देखिए, तो एक्चुअली में अभी हाँ, सुपर पावर अभी जो कहीं ना कहीं चाइना ही है, क्योंकि वहां पे ह्यूमन रिसोर्स भी है। और वैसे भी इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, जो है चाइना का, वो यूएसए से ज्यादा है। तो फिर यूएसए को हम सबसे ज्यादा नंबर वन पे क्यों बोल रहे हैं जीडीपी पे? ये तो गलत है कहीं ना कहीं। तो अभी पीपीपी क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, मैंने आपको पूरा बता दिया है, कैसे क्वाड आया नहीं आया, कितने सालों से था, कैसे चला, क्या काम है, कौन कौन सी चार कंट्रीज है। तो इतना ये क्वाड के लिए काफी है। और अब इसके अलावा हम क्या देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस में क्या है कि थ्रू क्वाड इंडिया कैन प्रोजेक्ट ग्रेटर इन्फ्लुएंस। देखिए, हम ऑब्वियस सी बात है, इंडो पैसिफिक में ग्रेटर इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं। एक तरह जापान डेवलप्ड है, यूएसए डेवलप्ड है, ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड है, और इन सबका सपोर्ट है। तो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में कहीं ना कहीं क्या इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। इसके बाद, विच अकाउंट फॉर हाफ ऑफ ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड। ठीक है, तो ये लगभग हाफ ऑफ ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड है। ये कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए इंडिया भी काफी कुछ ट्रेड करता है, यूएसए कर रहा है, ये सब कंट्रीज कर ही रही हैं। और इसके बीच में इंडो पैसिफिक में कितने ज्यादा और भी ट्रेड्स हो रहे होते हैं। लगभग 60% जो जीडीपी है एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है जो कि इंडिया के लिए। तो लगभग ये जो भी हो रहा है इंडो पैसिफिक में इस क्वाड से रिलेटेड काफी ज्यादा हमारे लिए सिग्निफिकेंट रखता है। पॉज करें, आप पढ़ सकते हैं अगेन। हाँ, ये पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी टेलीग्राम चैनल पे। प्रीवियस मंथ की तो सारी अपलोडेड है ही। तो आपको क्या करना है, आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और हाँ, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर करें, तो ताकि ऐसे ये जो फ्री इनिशिएटिव है हर एक इंसान तक पहुंचे और उन्हें बेनिफिट हो। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग, और हमें शेयर करते रहना। ओके, जैसे मैं कोशिश करते हैं, हमारी हमें और मैं हमारी पूरी टीम की, आपको सब कुछ हम बता पाए, यहाँ से शेयर करें अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस। तो आपको भी यहाँ पे हिचकिचाना नहीं, ये नहीं सोचना है कि अरे किसी और को पता चल गया तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। ना, कंपटीशन हमें लाखों लोगों से है, तो 10-20 का भला होने से तो फर्क ही नहीं पड़ता, है कि नहीं। देखिए, अब डाइवर्स एरिया ऑफ कॉपरेशन की बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान अनाउंस किया है वहां पे सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। वही जो मैंने कहा कि उधर जो मैं पहले बात भी कर रहा था कि जो सप्लाई चेन, अब जापान से लेके हर कंट्री सब चाइना पे डिपेंडेंट थी, अब कहीं ना कहीं इंडिया पे बोलने लगे कि सप्लाई चेन के लिए अब इंडिया है। तो इसलिए फिर से रिवाइव हो गया। तो आपको ये चीज अब समझ में आ गई होगी यहाँ पर, है कि नहीं, कि जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ना वो कहीं इसी में से चीजें रहती हैं, और बाकी जो एक्सपीरियंस जो फैक्ट्स पास में है मेरे, डेफिनेटली। तो आपको इसीलिए कहानी की तरह याद रखना, ये चीजें याद रहे। इसके बाद स्टेम फेलोशिप है, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में जो है लीडर्स क्रिएट करना। अब देखिए, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ऑब्वियस सी बात है, सब चीजों में अच्छी है। इंडिया भी अच्छा है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, अब देखिए साइंस में भी बहुत अच्छे हैं। इससे हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसरो, ये सब से हमें भी पता चलता है। हमारे पास एम्स है, आईआईटीज अच्छी है। तो ये जो चीजें हैं, और सब मिलके जब कोलेबरेट करते हैं, और टीचर की तो भूमि ही कही गई है इस देश को, है ना, कि एक पर एक शिक्षक यहाँ पे निकले हैं। चाहे आप नालंदा के वक्त की बात करिए, पहले भी जो ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो यहाँ पे इससे ये जो है आपका स्टेम, ये टाई से ये स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए, तो ये काफी है। अब बाकी वे अहेड एंड ऑल ये सब मेंस पर्सपेक्टिव पे हो जाता है, अब अभी बात करने की जरूरत नहीं है। और आपका अगेन वही, कोविड में क्या हुआ, वैक्सीन दी और ये सब चीजें हुई। ठीक है, कोई ये नहीं है। अब देखिए, कॉमनवेल्थ गेम की बात की जाए तो ये 75 साल पूरे हो गए, तो इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो ये जब लंदन डिक्लेरेशन को साइन किया था तब इंडिया जो है इसका मेंबर बन गया था। और इस पे चाइना ने बहुत क्रिटिसाइज किया था यार, इनफैक्ट आज भी वर्ल्ड लीडर जो है इस पे क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या जरूरत थी भाई, वो आजाद होके हम आजाद हो गए, फिर से आप कॉमनवेल्थ गेम में घुस गए, ये बताने के लिए कि हाँ एक टाइम पे इन्होंने हम पे राज किया था। तो
बहुत अलग अलग परसेप्शंस थे इसके। बट कॉमनवेल्थ का मतलब ये होता है कि वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज, ये वॉलेंट्री है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको करना ही करना है। ठीक है। मोस्ट ऑफ विच आर ब्रिटिश कॉलोनीज, ब्रिटिश कंट्रीज ने जहां जहां राज किया तो वहां पे कॉमनवेल्थ के मतलब मैंने, अब ये सोचिए, कॉमन, एक साथ यूके ने, ब्रिटेन ने कॉमन सबका वेल्थ उड़ा लिया और यूके ले गए, और हम जो है इस कॉमनवेल्थ पे गेम खेल रहे हैं। अरे गेम तो उन्होंने बजा दिया हमारा। ठीक है। अच्छा, पार्डन फॉर दिस लैंग्वेज, बट जो सच्चाई है। अब उस पे हम कॉमनवेल्थ गेम जो है उनके साथ खेल रहे हैं तब से। और यहाँ पे एक प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गई, एक तो चलिए आपको ये पता चल गया कि ब्रिटिश कॉलोनी से जो भी रिलेटेड है वो इसके मेंबर्स हैं। बट यहाँ वर्ड देखिए, इंग्लिश जो होती है ना, मोस्ट ऑफ दी, क्या सारे हैं? जी नहीं, मोस्ट ऑफ। ये सीसेट का भी पार्ट बन जाता है जो आपको बर्बाद करता है, ये यहाँ पे जीएस में भी बर्बाद करता है। अगर आप ये नहीं समझे मोस्ट ऑफ, इट मीन्स कि हो सकता है कि अगर आप एक स्टेटमेंट दे दे कि सारी कंट्रीज कॉमनवेल्थ गेम में वो कंट्रीज हैं जहां पे अंग्रेजों ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राज किया था। ठीक है, आपको लगेगा हाँ सही बात है, नहीं नहीं नहीं, मोस्ट ऑफ वो ऐसी है। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पे कभी अंग्रेजों ने राज नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इसकी मेंबर है। ठीक है, समझ में आ गया? नोट डाउन कर लें आप प्लीज। तो ये यहाँ पर जो है, वैसे उसकी बात चली कि डिक्लेरेशन में हम गए। तो देखिए, जो कॉमनवेल्थ क्या है, हर 2 साल पे मीट करता है। लेटेस्ट कंट्री जो है रवांडा है, जो कि यहाँ पे जाके मैच किए, मतलब ज्वाइन किए। ठीक है। तो ये रवांडा, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। रवांडा है, हर 2 साल पे मिलते हैं, ये एक स्टेटमेंट बनता है प्रीलिम्स का। सारे नहीं है, मोस्ट ऑफ है, ये एक बन जाता है। ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है, जरूरी नहीं था परमानेंट की, मतलब जो राज जहां पे हमने किया है उनको होना ही होना है, ये भी वॉलेंट्री था, ये इंपॉर्टेंट है। नौरू जो है सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, और इंडिया जो सबसे पॉपुलेस्ट कंट्री है, ये हमें पता होना चाहिए। इतने सारे जो है देखिए, कितने सारे स्टेटमेंट बन जाएंगे इस कॉमनवेल्थ गेम से। 75 ईयर्स हो ही गए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। अब कॉमनवेल्थ गेम की बात किया जाए तो लगभग 15 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की गई, 32% वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिसमें कि इंडिया ही के पास इतना ज्यादा है। और जब 14.5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं तो देखिए इंडिया ही लगभग अभी 4 ट्रिलियन के आसपास हो गया है ना? तो 4 ट्रिलियन के आसपास यूके, तो 8 ट्रिलियन तो यही हो गए। मतलब मिला जुला के अगर हम बात करें तो बाकी फिर इतनी सारी कंट्रीज को दिखाया गया है। अब मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है 29 और उसके अंडर में, क्यों? क्योंकि इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्री सब पे उन्हें ज्यादा राज किया था। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे भी क्या होगा, ये जो आपकी एज है, मीडियन एज, वो कम होगी। वो क्यों होती है, क्या होती है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इस पे अगेन वो फैक्ट्स और वो बहुत ज्यादा, अब ये सब जरूरी नहीं। क्लियर? बाकी आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो है नेटो, अच्छा नेटो पे ना मैंने एक वीडियो अलग से बनाया, मैं ये चीज, वीडियो खत्म होगा आपका तो वो 10-15 मिनट का है, वो आपका आएगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके 75 साल हो गए हैं और वो आप पर है, आप देखे ना देखे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वो देख ही लें, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर की आई थिंक कटिंग से वो बनाया था मैंने। तो इसमें जो है, फाउंडेड जो हुआ है 1949 में हुआ। नेटो का क्या मतलब होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और वाशिंगटन ट्रीटी। ये क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है ना, ये खत्म हुआ, तो अब इसका एक डर था लोगों को, तो ये जो सोवियत यूनियन जो है, तो ये खुद को एक्सपांड ना करे। सोवियत यूनियन का मतलब क्या हो गया? यूएसएसआर। ठीक है, जो कि अभी रशिया है, टूट गया ये तो। कहीं एक्सपांड ना करे, इसी डर से क्या किया गया कि नेटो बनाया गया, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी, जिसमें कि कौन कौन से शुरू में कंट्रीज थी, ये अभी जो है, अभी के टाइम में टोटल 32 कंट्रीज। ठीक है, जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज है और अमेरिकन कंट्रीज। तो क्या इसमें कोई एशियन कंट्री है? तो जी नहीं, ये कंट्री रहेगी। ये प्रीलिम्स का बन जाता है क्वेश्चन, या कोई अफ्रीकन कंट्री है? नहीं। ठीक है, एक तो ये बन गया। इसके बाद जो है आपका, ये थ्रेट इसका था इसलिए किया गया था। तो इसी से तो रिलेटेड है अभी हमारा, कि ये जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है,
उसमें यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, इसमें जो मेन एक रीजन है वो यही है कि किस तरीके से नेटो अभी भी खुद को एक्सपांड करना चाह रहा है और प्रेशर डाल रहा है रशिया पे। और इन्होंने क्या रूल लाया? आर्टिकल 5 सबसे जो अच्छा था उस समय के लिए और आज डेंजरस भी है। आर्टिकल 5 कहता है कि अगर इन 32 में से किसी भी देश पे हमला हुआ तो नेटो उसे नेटो पे हमला मानेगा। ठीक है, और पूरी की पूरी 32 कंट्री की जो फौज है वो एक साथ हो सकता है कि सामने वाली कंट्री पर अटैक कर दे। समझ रहे हैं? तो अब क्या हो रहा था कि आपका यूक्रेन यूक्रेन चाह रहा था कि मैं नेटो का हिस्सा बन जाऊं। अब अगर वो नेटो का हिस्सा बन जाता और फिर एकदम पास में कंट्री है, रशिया जो है एकदम सटा हुआ है ये तो ऐसे में उनको थ्रेट हो जाता कि यार ये तो वो हमारे बॉर्डर के आसपास है। और उसके बाद हमें डराते रहते, देख देख अब तो हम पे अटैक कर, एक साथ 33-34 कंट्री तुम पे अटैक करेगी। तो ये बस रशिया का इतना बोलना था कि आप नेटो ज्वाइन मत करो, बट यूक्रेन का नहीं नहीं हम तो करेंगे हम तो करेंगे, और यूएसए उसे उकसा रहा था कर कर कर। ठीक है, तो अब क्या हुआ? इनने बोला अब इसके पहले कि वो ज्वाइन कर लेता फॉर्मली, रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे। अब क्योंकि आप इसका हिस्सा नहीं हो तो अभी 32 कंट्री मिलके हम पे हमला नहीं कर सकती। समझ रहे हैं बात को आप? तो इसलिए बोलते हैं कि कहीं भी युद्ध चल रहा है तो करवाने वाला आज के टाइम में अमेरिका ही है। ओके, अमेरिका ही जो प्रोवोक करता है और हर जगह लोगों को मरवाता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, बाकी आप लास्ट में देख लें, वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे आपको बताया गया है। अब देखिए ये रही आपकी नेटो कंट्रीज, बाकी एक अमेरिका तो है ही। ओके, ये सब सारी नेटो कंट्री है। और इधर जो है आपका ये था यूक्रेन, तो यहाँ तक कोई यूक्रेन ढंग से दिख ही नहीं रहा है। तो ये भी चाह रहा था, अब ये रशिया की बाउंड्री है, अब सोचिए रशिया की बाउंड्री है यूक्रेन, अगर ये भी इसके अंदर आ जाए तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, नेटो वाले अपने फोर्सेस यहाँ भी डाल देंगे, क्योंकि मैं तो ज्वाइन कर गया। अब नेटो की फोर्स यहाँ रहेगी तो कितना खतरनाक होगा, आप जस्ट इमेजिन करिए ना। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अब वहां पे पाकिस्तान की तो फौज है ही है, अभी बाकी इनकी भी फौज है, तो क्या इंडिया प्रेशर में फील करेगा कि नहीं? तो हम भी बोल देंगे कि भाई जाके अटैक कर दो, इसको खत्म करो, ताकि अब इनकी फौज यहाँ पे रहेगी। और जो भी बमबारी होगी झगड़े होंगे वो इस एरिया में होंगे, अगर जो हमने कैप्चर किया तो कम से कम हमारा देश तो सेफ रहेगा। बस इसके ऊपर ही धज्जियां उड़ती रहे पाकिस्तान की। तो सेम यहाँ पे हो रहा है कि यूक्रेन की धज्जियां उड़ रही हैं, रशिया सेफ है। तो ये इसका पीछे का लॉजिक है। और लास्ट में आप जो ये वीडियो और अच्छे से देख सकते हैं फॉर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, और ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो है आपका वॉर्सा पैक्ट, ये इसी से रिलेटेड है, तो आप इतना आप याद रखें। चलिए, अब इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि देखिए जितनी भी कंट्रीज थे, उन्होंने बोला था कि ठीक है हम जो कंट्री का 2% जीडीपी जो है, 2% यहाँ पर कंबाइंड डिफेंस, देखिए डिफेंस तो लाना ही पड़ेगा। तो कंबाइंड डिफेंस जो नेटो डिफेंस कहा जाएगा, हर कंट्री जो है 2-2% अपनी जीडीपी का देगी, जिससे कि हम एक फौज खड़ी करेंगे, नेटो फौज। अब वो लड़ेगी अगर कोई भी हम पे अटैक करेगा तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्री ये 2% खर्च करने में गोल में असमर्थ रही है, अभी तक नहीं कर पाई है। तो इससे एक चैलेंज फेस हो जाता है कि भाई अगर मान लीजिए अमेरिका 2% कर रहा है, बाकी 1% कर रहा है, तो अमेरिका को पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा। सेम एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये यहाँ पर चीज है। ओके, थर्ड जो है आपका ये है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन एंड कच्चा थेबू इशू। ये क्या है? अब हम ये देखेंगे, देखिए क्या हो रहा है कि जो श्रीलंकन वाटर जो है वहां पे आप बार बार देखते होंगे वहां जो हमारे फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, उन्हें बार बार पकड़ लेती है श्रीलंका और जेल में डाल देती है। बहुत फ्रिक्वेंट ऐसा होता है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या इशू है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री। अब हमें ये तो पता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक हम जा सकते हैं, आपने पढ़ाई हुआ होगा हर जगह। अब बात ये है कि अगर ये इंडिया का साउथ रीजन आप देखिएगा, यहाँ पे मैं 200 नॉटिकल माइल चले जाऊं चलेगा, यहाँ चले जाऊं चलेगा। अब अगर 200 नॉटिकल माइल के पहले ही जो है यहाँ पर श्रीलंका है, तो यहाँ से मैं 200 नॉटिकल माइल मानिए यहाँ होती तो मैं नहीं जा सकता ना, क्योंकि ये तो इनका भी 200 नॉटिकल माइल आ जाएगा। यहाँ पे क्षेत्र जो है, वो एरिया जो है वो प्रॉपर यहाँ पे से डिवाइडेड रहेगा।
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये हो जाता है। और जब आप समुद्र में रहे तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने कब वो एरिया क्रॉस कर दिया। एग्जैक्ट लोकेशन कभी कभी समझ नहीं आता, क्योंकि देखिए जब हम रोड पे चल रहे हैं तो सिग्नल है हमारे सामने, ट्रैफिक सिग्नल, इसके आगे नहीं जाना है। बट यहाँ कभी कभी समझ नहीं आता है, तो उसके कारण भी इशू होते हैं। और कभी कभार लालच में भी जो है, जो मछुआरे यहाँ सामने और 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे, 2 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो ढेर सारी मछलियां मिल जाएगी, प्रॉफिट होगा तो वो सब भी जो है एक काइंड ऑफ ग्रीड भी जो है वो फंसा देती है। ओके, तो वहीं पे ये चीज दिखा रहा है। 200 इंडियन फिशरमैन जो है वो अरेस्टेड हो गए थे। अब वो सेम, वो जो बोल रहा है इकोनॉमिक जोन ये है, हाई सी ये है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड ऑन इसकी बातें चल रही हैं। अब देखिए, ये जो है आपका कच्छ का तेबू आइलैंड, ये है आपका, ये यहाँ, ये है कच्छ का तेबू आइलैंड। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पर है, इंडियन ओशन में ही है। फिर और एक ये जो है विज बैंक, ये कहाँ पर है, लगेगा कि कोई यूरोपियन कंट्री का नाम है तो फिर मेडिटेरियन सी के आसपास होगा, लेकिन ये इधर ही है। ठीक है, फिर मन्नार का कन्याकुमारी, तो ये सब जो है आपके इंडियन ओशन में है। और ये जो है वेज, और ये आपको कच्छ का तेहु, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो गया, लोकेशन आपको पता चल गई। और ये जो है आपका वेज बैंक जो है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, फिशिंग ग्राउंड है। ओके, डेफिनेटली अब सबसे ज्यादा है। अच्छा, इधर वैसे सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड कौन सा होता है? देखिए, जहां पर आपका कोल्ड करंट और हॉट करंट आके जिस पॉइंट पे मिलता है ना, उस पॉइंट पे सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है। आप अपने जापान के राइट हैंड साइड में देखिएगा, वहां पे ओशियो और कोरोशियो, वो दो जो है करंट, वो आके मिलती है, तो वहां पे सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आर्टिकल 15 जो है वो अलाउ करता है एग्जम्पशन फ्रॉम यूजिंग द मीडियन लाइन। अब देखिए मीडियन लाइन तो होती है, ठीक है, तो एग्जम्पशन दे देता है कि एक्नॉलेजिंग एडजस्टमेंट एग्रीड अपॉन बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग नेशन, पे एक दोनों नेशन है, मान लीजिए यहीं की लाइन, लेकिन अब आप आपस में रिलैक्सेशन दिया हुआ है, इंडिया चाहे तो यहां तक आ सकता है फिशिंग करने, और ये भी चाहे तो यहां तक जा सकता है फिशिंग करने, तो आपस में दोनों की सहमति है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, ये इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है, अब ये इंडिया हैज मार्क द कंप्लीशन, किसका कंप्लीशन हुआ, तो क्योंकि कंप्लीशन हो गया तो प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत हाई हो गए। ये आपका शाहपुर कांडली बैरेज, तो ये जो शाहपुर कांडली बैरेज है किस पे, रावी रिवर पे, अगेन ये भी प्रीलिम्स का बन गया क्वेश्चन। स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ, इसने किस रिवर का फ्लो को रोक ही दिया है, ये रावी रिवर। ठीक है, ये रावी रिवर जो है इसको रोक दिया गया है। और बाकी अगर आप देखा जाए रंजीत से सागर डैम जो है काफी फेमस है, वो कहाँ पे कमीशन्ड है, कब से कमीशन्ड है, वो 2000। ओके, बाकी जो रंजीत सागर किस पे है, थेन डैम पे। फिलहाल ये याद ना भी रखें आप, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि रवि रिवर, ये आपको याद रखना है, इसी पे बना हुआ है शाहपुर कांडी बैरेज। ओके, और इंडिया का जो है एक्सक्लूसिव राइट है किस पे, रवि रिवर पर, एज पर इंडस वाटर ट्रीटी। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी जो है किसने ब्रोकरेज की है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मेडिएटर कौन था, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। काफी बार भी हम इसको कवर अप करा ही चुका हूँ, ये आपको बताना है। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये साइन की गई थी, यहाँ दे दिया है 1960 में, इंडिया पाकिस्तान के बीच, और वर्ल्ड बैंक ने इसे ब्रोकर्ड किया। ठीक है, एज ए सिग्नेटरी। इतना जो है यहाँ पे काफी है। और बाकी इसमें इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है ना, मतलब जितना चाहे करे, 3 रिवर पे, रावी, बीस और सतलुज। तो इसको मैंने, आपको जैसे याद करना है करिए, आरबीसी करके जो है वैसे आप याद रख सकते हैं, लेकिन सी नहीं यहाँ पे एस है, तो रावी, बीर, इतना तो याद रहेगा। और फिर एक सतलुज रिवर है। ओके, इस पे जितना आपको यूज करना है आप कर सकते हैं।
बाकी जो पाकिस्तान कंट्रोल्ड है, इंडस, झेलम और चेनाब, ये इनके इधर है। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इसमें तो अनरिस्ट्रिक्टेड बोल दिया, इसमें यूज ही नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इरिगेशन के लिए आप यूज करिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करिए, पावर जनरेशन के लिए करिए, लेकिन वो पानी को कंज्यूम करके रोकिए मत वो बहाव को, ऐसा वहां पे कहा गया। ठीक है। और ये ट्रीटी जो है, ये लीगली बाइंडिंग है कि भाई दोनों देश को क्या है, ये मानना है और चीजों को अच्छे से लेके चले। तो अभी तक तो ट्रीटी काफी ठीक चल रही है। और शायद रीजन यही है कि अपर स्ट्रीम में इंडिया है, लोअर स्ट्रीम में पाकिस्तान है, देने वाला इंडिया है, हमारा दिल बड़ा है, हम ये करते हैं। वरना पाकिस्तान होता तो आप समझ सकते हैं कितने कितना पानी मिलता और कितनी चीजें अच्छे से चलती। फिर बॉर्डर पे जो करते हैं ये सब मार काट, मतलब जो जितने, क्या ही बोलना, छोड़िए ये सब। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला जो आर्टिकल है, ये है आपका इंडिया EFTA, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात है, जो कि बोल रहा है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन, कि किस कंट्री से ओरिजिन हुआ है। मानिए ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ, ये कहाँ से बन के आया, तो चाइना से बन के आया, मुझे पता होना चाहिए। अगर मैंने मेड इन चाइना देख लिया, तब मेरी मर्जी में लूँ ना लूँ। ठीक है। ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड रेमिडीज, सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर्स, ये सब चीजों के ये यहाँ पे बेसिकली ये पार्टनरशिप हुई है। मेंबर कंट्रीज ये सब है, आप देख ले, जिसमें कि ये सब पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन की। ओके। आपको ज्यादा परेशानी नहीं होना इतना इन डेप्थ में यूरोपियन यूनियन के, बस आप इंडिया रिलेटेड चीजें याद रखें। और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ना, वो काफी ज्यादा है स्विट्जरलैंड से। क्यों? क्योंकि वहां से हम सोना इंपोर्ट बहुत करते, गोल्ड इंपोर्ट के कारण। ठीक है। तो इसलिए गोल्ड जितना कम यूज करें उतना अच्छा है, क्योंकि इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम होते चले जाता है। क्लियर? बाकी वही इसमें बात चल रही है कि EFTA के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में अगले 15 साल में, वो $100 बिलियन के आसपास होने वाला है, तो जो कि एक अच्छी बात है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर तो अब बाकी जो भी चीजें मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा डिस्कस करना यहाँ पे बनता है नहीं। बाकी आप PDF से खुद पढ़ ही सकते हैं। हाँ, इंडिया भूटान इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगेन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है भूटान का, जो कि कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। ओके। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। अब इनको और कहाँ कहाँ कौन कौन से अवार्ड मिले हैं मोदी जी को, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इससे क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा होता है। आप किसी को भी बुलाओगे और कुछ गिफ्ट दोगे या उनको एक ओहदा दोगे, इट मीन्स कि आपका और उसकी कंट्री में वैसे भी रिलेशन बहुत पीक पे है, बहुत अच्छा चल रहा है कि नहीं? तो ये वैसे भी काफी जरूरत हो जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हम लेवल पे देखें तो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो भूटान का जो फ्रेंडशिप है वो काफी अच्छा होगा इस अवार्ड के थ्रू। आगे एक तरीके से पीपुल सेंट्रिक लीडरशिप की भी यहाँ पे बात की गई। तो यहाँ देखिए इंडिया जो है सपोर्ट करने वाला है भूटान को अगले 5 साल तक, जो कि 10,000 करोड़ रुपए के साथ। ठीक है। जिसमें कि जो है हम लगभग 1,000 मेगावाट, ये जो है आपका पूना सेंचू सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बनाने की बात कर रहे हैं 2024 तक। ठीक है। और इसमें अगर सबसे एक बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपका भूटान है ना, ये पहला वर्ल्ड का कार्बन निगेटिव कंट्री है। इट मीन्स कि जितना ये एमिट करता है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत अच्छी बात है और पूरी दुनिया को भूटान का शुक्रगुजार होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कैपिटल थिम्पू है, हमें पता ही रहा कैपिटल। और इंडिया के कितने स्टेट से घेरते हैं ये वो कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके। बाकी ये रहा आपका जिमी डोगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? भूटान में है। ये डोंग पास हो गया, आपका ग्रेटर हिमालय हो गया।
तो ये सब एरिया जो है यहाँ पे डोकलाम प्लेट्यू, हमने देखा था डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था जहाँ पे इंडिया ने सपोर्ट किया था। तो ये है यहाँ पे डोकलाम। ओके, ये नाथुला पास। तो ये सब चीजें जो है आपको याद रखनी है। चलिए, जो चार स्टेट्स जो है, जो भी मैं से पूछ रहा था, वो है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। इंडिया कार्बन नेगेटिव है, आपको मैं बता ही चुका हूँ। सॉरी, भूटान जो है कार्बन नेगेटिव है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ओके। तो और इसके साथ में भी जो है ये मैंगदेचु, ये 720 मेगा वाट का था। तो ये भूटान को ऑलरेडी हम डिलीवर कर चुके हैं 2022 में। ये हम हर बार ये लिखते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, रट सा रहे हैं कि यार इंडिया हमेशा डिले करता है, प्रोजेक्ट जल्दी करना चाहिए, प्रॉमिस कंप्लीट नहीं करता। बट ये भी हो चुका था, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, कि जो मैंगडेचू है वो 720 मेगावाट का 2022 में हम दे चुके हैं, क्योंकि वहां पे वैसे भी हिमालयन एरिया है, तो काफी नदियां होती हैं। तो वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट का काफी ज्यादा वैसे भी चांसेस होते हैं। और अगेन वहां पे बुद्धिज्म है, तो जो कि कनेक्ट करता है एक सिमिलर आइडियोलॉजी को, है कि नहीं? ठीक है। और इसके बाद जो इंडियन बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन उन्हें बिल्ड किया है, मेजोरिटी ऑफ रोड इन भूटान अंडर प्रोजेक्ट दंतक। ठीक है, तो दंतक प्रोजेक्ट के अंदर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने रोड बनाया है, क्योंकि वहां पे उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, हिली एरिया है। तो इसमें इसलिए जो हमारे इंडियन बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सपर्ट्स है, तो उसकी उसकी सहायता से यहाँ पे बनाया गया है। ओके, अगेन ये मीन्स पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा होते जा रहा है, तो ये हम इग्नोर करेंगे। इम्प्लीकेशन देखा जाएगा तो वही चाइना का रोल बढ़ते जा रहा है हर बार। एक डोकलाम बॉर्डर पे हम देख चुके हैं, इश्यूज हैं। वही सब बातें चल रही है जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब चलिए देख देख लेते हैं कुछ न्यूज इन शॉर्ट्स है उसके बारे में। तो जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्हें अटेंड किया है मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रॉस्पेरिटी, आईपीईएफ। आईपीएफ की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि फोकस करेगा पर कार्बन मार्केट पर, जिससे क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट और ये सब जनरेट हो सके, और ओवरऑल सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पे वही चीजें हैं। एग्रीमेंट क्या क्या है? अगेन वही क्लीन एयर सब कुछ। इट्स नॉट डायरेक्टली अबाउट क्लीन एयर, बट वही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही सारी चीजें हैं, कि किस तरीके से क्या यहाँ पर होगा। उसके बाद क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट, तो वही सब क्लीन फेयर इकोनॉमी, इसी सब चीजों की यहाँ पे बात की गई है। सेकंड की बात अगर हम करें, ये अच्छा ये भी देख लेते हैं कि आईपीएफ लॉन्च कब हुआ है। 2022 में लॉन्च हुआ है यूएस के लीडर्स। ओके, इसके जो पिलर्स हैं, पहला है ट्रेड, दूसरा है सप्लाई चेन, तीसरा है क्लीन इकोनॉमी, चौथा है फेयर इकोनॉमी। ये हम याद रखना है। तो इंडिया ने भी ज्वाइन किया है पिलर 2 टू पिलर 4। ट्रेड में तो अभी नहीं किया है, तो वाइल इट हैज एन ऑब्जर्वर स्टेट इन पिलर 1 ट्रेड के लिए। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। मेंबर भी है, 3 में है, एक में ऑब्जर्वर है। ओके, यूएस ने स्टार्ट किया है। चलिए, अब देखिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर हम बात करते हो, तो ये रहा हमारा प्यारा सा भारत, ये है हमारा मुंबई, और ये कनेक्शन की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, जबेल अली यूएई, रियाद, ये हो गया आपका पेरिस ग्रीस, ये हो गया हैफा। कि हम यहाँ से क्या, कौन से दो नाम ज्यादा जानते हैं? सबसे ज्यादा जेरूसलेम ज्यादा जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बाकी भी है। तो हैफा, ये है अल हदीथा, ये है हरद, और ये अल गुवाइफत। तो ये याद रखना है कि कहीं आपसे यही पूछ दे कि नॉर्थ से साउथ तरफ जाते हुए बताओ, सबसे ऊपर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखते हैं हम, इंडिया एंड ब्राजील होल्ड फर्स्ट 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। अगेन क्वाड में 4 कंट्री थे, 2+2 में क्या होगा, आपस में जो है ये बैठ के जो है बात करेंगे, जैसे कि हम करते हैं ना इंडिया यूएस,
इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान, या इंडिया किसी और कंट्री के साथ कर रहा है, तो वही वैसे ही इंडिया ब्राजील के साथ होल्ड करेगा अपनी पहली मिनिस्ट्रियल डायलॉग। और वैसे भी आपने देखा G20 के बाद जो G21 हो रहा है, इंडिया ने जो सपोर्ट किया है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, तो इससे इंडिया को बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ेगा। और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, आई थिंक दिसंबर जनवरी नवंबर दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स मैगजीन में। वो सब आई होप आप सब रिवीजन करते रह रहे होंगे, कम से कम 5-6 बार करना है। अगेन प्रीलिम्स का कट ऑफ हमने देख ही लिया है, अराउंड 75 77 के पास पास जा रहा है, आप 80 पकड़ के चलिए। तो ये तो बहुत कम मार्क्स होते हैं, आपको बस 40 क्वेश्चन नेट सही करने हैं। ठीक है, तो अब ये आप सारा पूरा कवर करें ना करें, अगर आपने जितना भी कवर किया है पोर्शन, उस पे आपको श्योरिटी है 10 बार रिवीजन किए हुए हैं, 6 बार 10 बार रिवीजन, तो वो आपका गलत नहीं होगा। और जो आपको नहीं आ रहा वो स्किप करने की भी आपके पास बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं। अगर ये वही 200 में से 160 मार्क्स आते हैं, तब आपको सोचना था कि पूरा सिलेबस कवर करना है, जितना भी हो पाए। अभी जितना भी टाइम है आपके पास, आपका काम क्या है? रिवीजन 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 करते रहिए जितना भी हो चुका है। और जो पढ़ा है उसमें कुछ भी छूटना या गलत नहीं होना चाहिए। अब इंडिया ब्राजील बायलेटरल रिलेशन की बात की जाए, तो अगेन वही है कि भाई G4 कंट्रीज में ये है कि ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, कि ये एक ऐसा है ना G4, कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। ये ये इसमें यूएनएससी में जाने के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कि अगर मान लीजिए इंडिया का नंबर आगे आ रहा है, तो ये तीनों एकदम सपोर्ट कर देंगे, जाओ। सिर्फ जापान का अगर आ रहा है, तो ये फिर ब्राजील और ये सब सपोर्ट कर देंगे, तो ये जापान भी नहीं है इसमें। तो ये सोचने वाली बात है कि पहले तो काफी सुपर पावर थे ना ये सब, ये भी नहीं है, जर्मनी भी नहीं है। हिटलर से लेके हम जब सब कुछ पढ़ते हैं, तो इनको भी ये चीज नहीं दी हुई है। ये सपोर्ट करते हैं ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ट्रेड की बात की जाए तो इंडिया ब्राजील के साथ 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और ब्राजील के लिए जो है एमेजोनिया 1 इसरो ने लॉन्च किया है। सही बात है, वहाँ पे अमेजोन रिवर सबसे फेमस है, जो सैटेलाइट का भी नाम है वो एमेजोनिया है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए लगभग एंड पे आ ही गया है। तो ये ऑपरेशन इंद्रावती, तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है लॉन्च किया गया था टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल, जो नेशनल है, फ्रॉम हैती टू दी डोमिनिशियन रिपब्लिक। ठीक है, तो इसके लिए किया गया था इंद्रावती, इंडिया ने लॉन्च किया था, तो ये आपको जो है याद रखना है। फाइन, चलिए तो देख लेते हैं आगे कुछ और है तो। हाँ, ये देखिए गल्फ ऑफ टॉमकिन। जब गल्फ ऑफ टॉमकिन की बात करते हैं, तो यही एरिया जो है गल्फ ऑफ टॉमकिन हो जाता है। ओके, जिसके इधर साउथ चाइना सी है, वियतनाम के ऊपर है, और चाइना के इधर नीचे है। फाइन, ओके। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट वो है आपका समिट फॉर डेमोक्रेसी। तो ये अगेन डेमोक्रेसी के लिए समिट होने वाला है अगला। अगेन उसका वही होता है, स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो ज्यादा बात उस पर करने की तो जरूरत है नहीं। हाँ, एक ये है आपका डेरियन गैप। ये जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग बॉर्डर क्रॉसिंग फॉर इलीगल माइग्रेंट। ओके, उसे ही कहा गया है डेरियन गैप, कि जो इलीगल माइग्रेंट जो है काफी तेजी से क्रॉस कर पा रहे हैं। ठीक है, इधर से उधर आ रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या मुस्लिम्स हो या फिर कहीं से भी कोई भी हो, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी पे भी थ्रेट है। तो ऐसी जो है इलीगल इमिग्रेशन, जहाँ पे काफी फास्ट ग्रोइंग बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है, उसे ही कहा गया है डेरिन गैप, कि भाई कहाँ पे गैप रह गया कि इसके कारण से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ब्लू लाइन की अगर मैं बात करूं, तो ये है आपका यूएस इन्वॉय ने लेबनान एम्फेसाइज किया सिचुएशन अलोंग द ब्लू लाइन हैज टू चेंज टू गारंटी पीस एंड सिक्योरिटी। तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है इस ब्लू लाइन में। और इसका जो डिमार्केशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि देखिए ये इसराइल है, ये गोलन हाइट है। तो यूएन डिमार्केटेड ब्लू लाइन ये यहाँ पर ही ऐसे इस तरीके से। क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे ब्लू लाइन इसराइल में।
ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी जो है हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जहाँ पे हम इकोनॉमी और बाकी चीजें जो है कवर अप करेंगे, ठीक है। बाकी तब तक के लिए आप पढ़ते रहे अच्छे से, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक बटन जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।